नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। पहली खबर देहरादून से है, जहां पर आईआरडीटी के सभागार में राज्य स्तरीय शक्ति तीलू रौतेला और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार वितरण समारोह 2024 से 25 को आयोजित किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य मंत्री पुष्कर सिंह धामी और महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या के साथ साथ राजपुत्र विधायक खजान दास भी शामिल रहे। तो वहीं आपको बताते चले कि मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि तीलू रौतेली जो पुरस्कार उन महिलाओं और बालिकाओं को दिया जाता है जिन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल की हो, और इस वर्ष 13 जनपदों की 13 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। तो वहीं खेल सामाजिक कार्य के साथ साथ स्वरोजगार के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान देने वाली इन महिलाओं को 51,000 रुपए के धनराशि और प्रशिक्षित पत्र भी प्रदान किए गए। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर कहा कि यह पुरस्कार प्रदेश की मातृशक्ति के साहस, संघर्ष और उपलब्धियों का प्रतीक है। सर्वप्रथम तो मैं आज विशेष दिन है, आप हम सब लोग एकत्रित हुए हैं जिस कार्यक्रम के निमित्त, तो वो है तीलू रौतेली सम्मान पुरस्कार, और इसके साथ ही हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सम्मान पुरस्कार आज दिया जा रहा है। हमारे प्रदेश के 13 जनपदों की 13 महिलाओं को आज तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी वह सम्मान उन्हें देने जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये वो महिलाएँ हैं जिन्होंने समाज में रहते हुए समाज की विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने पैरों पर खड़ा होना या समाज के लिए एक आदर्श बनने का काम किया है। तो आज वो सम्मानित हो रही हैं, मैं उनको बहुत बधाई देती हूँ। इसके साथ ही हमारे आंगनबाड़ी बहनें भी सम्मानित हो रही हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपने कार्यक्षेत्र में बेहतरीन काम किया। चाहे कुपोषण की लड़ाई हो, सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारना हो, चाहे गर्भवती या गर्भधात्री महिलाओं का ध्यान रखना हो, तो जिन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया, आज ऐसी लगभग 33 महिलाएं जो है आंगनबाड़ी महिलाएं सम्मानित होने जा रही है। इसके इतर आपने जो एक प्रश्न किया है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं उनका भोजन भत्ता जो है वो 400 रुपये कर दिया गया है। निश्चित रूप से बेहद खुशी की बात है। हमारे खिलाड़ियों को भोजन भत्ता की निश्चित रूप से नितांत आवश्यकता थी, क्योंकि उसी भोजन के माध्यम से वो पोषण जुटाना और पोषण से वो ऊर्जा जुटाना और ऊर्जा से फिर अपनी परफॉर्मेंस में लेकर आना, ये एक क्रम है। तो उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने जो है भोजन भत्ता उनका बढ़ाने का काम किया। निश्चित रूप से अब हमारे खिलाड़ी और ऊर्जा के साथ खेलेंगे और उत्तराखंड की झोली में अधिक से अधिक मेडल ला के देंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सभागार में आज अधिवक्ता सुरक्षा बिल व उत्तराखंड के हाईकोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन, बार काउंसिलिंग ऑफ उत्तराखंड के पदाधिकारियों व अधिवक्ताओं ने बैठक का आयोजन किया। बैठक में उत्तराखंड की सरकार से कैबिनेट में राजस्थान सरकार व कर्नाटक सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड में भी अधिवक्ता सुरक्षा एक्ट लागू करने की मांग की गई। तो वहीं आपको बता दें कि हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष DS मेहता ने इस मौके पर कहा कि उत्तराखंड हाईकोर्ट में पेंडिंग केसों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय में लगभग 55,000 मामले अभी भी लंबित हैं, और जहां पर बड़ी संख्या में मामलों को पेंडेंसी को देखते हुए और ध्यान में रखते हुए मुकदमेबाजों और वकील को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि आवश्यक है कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि समय से वादकारियों को न्याय मिल सके। कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल उत्तराखंड, बार एसोसिएशन हाईकोर्ट और समस्त बार एसोसिएशन इसमें एग्री करते हैं, और हालत में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पास होना चाहिए, सेंट्रल लेवल में होना चाहिए। उत्तराखंड सरकार को तो करना ही चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड बुनियादी रूप से अधिवक्ताओं की भी बड़ी भागीदारी रही है, और जब तक अधिवक्ता सुरक्षित न हो आर्थिक रूप से और व्यवहारिक रूप से, और प्रोटेक्शन एक्ट ना आए, तब तक प्रॉब्लम हो सकती है। आज सफर कर रहे हैं, इसलिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट आना चाहिए। और माननीय पूर्व गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी ने भी इसका समर्थन किया है, और कॉन्फ्रेंस के उत्तराखंड बार काउंसिल के मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने इसको आश्वासन भी दिया है। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट उत्तराखंड सरकार लाएगी, जिससे कि उत्तराखंड के अधिवक्ताओं का हित संपूर्ण हो सके, हित साधे जा सके। है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने मिलकर एक अधिवक्ता सुरक्षा
अधिनियम प्रपोज्ड जो है वो तैयार किया है। और क्योंकि अधिवक्ताओं के साथ जो है, क्योंकि हमेशा अधिवक्ता एक स्वतंत्र रूप से जो प्रैक्टिस करता है, उसके साथ हमेशा ये समस्या रहती है कि कई जगह उसको सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरा, जो नए अधिवक्ता आए हैं उनको भी जो है यहाँ अपनी प्रैक्टिस में, अपने व्यवसाय में टिके रहने के लिए, और कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से हमारी डिमांड है कि सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ उनको जो है स्टाइफंड के रूप में पर मंथ लगभग 3 साल तक दिया जाए। दूसरा ये है कि इस बिल को हम सरकार से, इस बिल में जो आज डिस्कशन हुआ है, इसके बाद ये बिल हम जो है सरकार को भेज रहे हैं। सरकार से हमारी, उत्तराखंड सरकार से हमारी मांग है कि इस बिल को जो है कैबिनेट में डिस्कशन के लिए रखा जाए, और इस अधिवक्ता सुरक्षा जो अधिनियम है इसको उत्तराखंड में लागू किया जाए। क्योंकि राजस्थान सरकार और कर्नाटक सरकार जो है अपने राज्य में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम पहले ही जो है लागू कर चुके हैं। अब खबर देहरादून से है, जहां IRDT के सभागार में राज्य स्तरीय शक्ति तीलू रोतेले एवं आंगनबाड़ी के कार्यकर्त्री पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में हमारे संवाददाता हितेश त्यागी ने कैबिनेट की मंत्री रेखा आर्या से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने हरिद्वार से खेल क्षेत्र में क्या कुछ कहा, आप देखिए। तीलू रोतेली पुरस्कार दिया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, किस तरीके से देखते हैं आप हर वर्ष की भांति तीलू रोतेली सम्मान आप महिलाओं को देती हैं, किस तरीके से? देखिए, तिली रोतेली और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सम्मान प्रतिवर्ष राज्य सरकार देती है। निश्चित रूप से ये उन महिलाओं को समर्पित होता है जो महिलाएं तिली रोतेली जैसा एक कह सकते हैं कि एक असाधारण काम करती हैं। ऐसी हमारी 13 जनपदों की 13 महिलाओं को आज सम्मानित किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। इसके साथ ही हमारी आंगनबाड़ी बहनें जो अपनी परियोजनाओं में बहुत बेहतरीन काम करती है, सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारना, कुपोषण से लड़ाई में अपना पूरा सहयोग प्रदान करना, उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सम्मान पुरस्कार देते हैं। तो ऐसी हमारी 33 महिलाओं ने पूरे प्रदेश में ऐसा सम्मान को प्राप्त किया है। मैं दोनों को ही बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। निश्चित रूप से ये जो सम्मान मिलता है ये उनके कार्य में करने के लिए उनके मनोबल को ऊंचा भी करता है, और स्वाभाविक रूप से उनको देखते हुए अन्य लोग भी जो है प्रेरणा पाते हैं और एक स्वस्थ समाज बनने के निर्माण में अग्रणी काम करते हैं। मैं और मेरी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार, माननीय मुख्यमंत्री का तो आशीर्वाद प्राप्त होता ही है। निश्चित रूप से आने वाले समय में और भी संभावनाएं हैं, और आने वाले समय में ये महिलाएं जो है समाज के लिए आदर्श स्थापित करते हुए समाज को बेहतरीन दिशा में ले जाने का काम करेंगे। मैडम, आपने खेल की जगत में जिस तरह आपने बच्चों को पुरस्कृत करने का काम किया है, और आपने दूसरी जो थीम आपने छेड़ी आंगनबाड़ी का एक बड़ा विशेष महत्व होता है, क्योंकि बच्चों का देख रेख, रहना सहना, खाना पीना सब वहीं से चीज़ें शुरू होती हैं। आपने किस तरीके से इन चीज़ों को सोचा था, समझा था, जो इस तरह के आप लोगों को प्लेटफॉर्म पे आप लेकर आए? देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हूँ। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से हमारे 0 से लेके 6 वर्ष तक के बच्चों की देख रेख हो, गर्भ धारण किए हुए बच्चे का हो अथवा गर्भधात्री महिलाओं का हो, सरकार के द्वारा संचालित योजनाएं चाहे वो केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, उसको ठीक प्रकार से संपादित करने वाली महिलाएं आज सम्मानित हो रही है। निश्चित रूप से यदि हमारे को उत्तराखंड को स्वस्थ रखना है तो हमने आंगनबाड़ी केंद्रों को भी सशक्त रखना पड़ेगा, चाहे वो पोषण के दृष्टिकोण से हो, चाहे उनके शैक्षिक दृष्टिकोण से हो, चाहे उनके स्पोर्ट्स के दृष्टिकोण से हो। तो ये सभी एंगल से हम लोग आंगनबाड़ी केंद्रों में हम लोग विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की हुई हैं जिसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अंजाम देती हैं। इसके साथ ही हमारी तिली रोतेली भी, वो महिलाएं जो विशेष काम करती हैं, वे भी लगातार इस दिशा में काम करते हुए अग्रणी रूप से दिखाई पड़ती हैं। तो आज उन्हीं लोगों का सम्मान था, और मैं समझती हूँ कि आज जिन्होंने सम्मान प्राप्त किया है उसमें से स्पोर्ट्स पर्सन भी बहुत अधिक हमको देखने को मिला है। तो ये पता चलता है कि कैसे हमारा प्रदेश जो है वो खेल भूमि के लिए अग्रसर है, कैसे हमारे यहाँ स्पोर्ट्स कल्चर अब डेवलप हो गया, कैसे अब स्पोर्ट्स को इस मंचों से सम्मान मिलने लगा है। मैं समझती हूँ शुभ संकेत है उत्तराखंड के लिए। मैम, उत्तराखंड वीरांगनाओं के लिए जाना जाता है। आपदा से इस बार प्रदेश दर्द में है, जख्म में है, और कहीं ना कहीं महिलाओं को खासी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ा है। आप किस तरीके से देखते हैं प्रदेश के अंदर जिस तरीके से महिलाओं को के साथ क्षति पहुंची है, उनके सुख सुविधाओं के लिए क्या कुछ आने वाला जो रोड मैप हो आप लोगों ने किस तरीके से तैयार किया? देखिए, निश्चित रूप से उत्तराखंड में प्राकृतिक चुनौतियां हमेशा से बनी रही हैं, और इस समय जिस प्रकार से मानसून का हमें भयानक रूप देखने को मिला है, लगभग सभी जनपदों में जिस प्रकार की स्थितियां देखने को मिली है वो काफ़ी चिंताजनक है। लेकिन इस चिंताजनक स्थिति में भी सरकार अपने चिंतन को लेकर काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पे है, पूरी मिनिस्ट्री ग्राउंड जीरो पर है, और लगातार आपदा प्रभावित क्षेत्रों के निरीक्षण करने से लेकर, परीक्षण करने से लेकर लगातार जो अनुमन्य चीज़ें हैं वो जनता तक पहुँचा रही हैं। हम
हमारे रिस्क के जोन से हमारे लोगों को विस्थापित करते हुए सुरक्षित जोन में भी ले जाया जा रहा है। तो एक मानवीय दृष्टिकोण से और एक जिम्मेदाराना सरकार के जवाबदेही के हिसाब से यदि मैं कहती हूँ तो हम समझते हैं कि हम पूरी तरीके से उसे निर्वहन कर रहे हैं। हम पूरी तरीके से जनता के साथ हैं, उनके साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ बने हुए हैं। और जो एक मानव धर्म होता है कि हमें उनके लिए जो जो चीज़ें अनुमन्य हैं, चाहे वो उनके रहने से लेकर उनके भोजन से लेकर या उनकी अन्य व्यवस्थाओं को लेकर, आपदा के तहत में सब चीज़ों का काम कर रही है। इसलिए मैं कह सकती हूँ कि हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, हम लोग भी कहते हैं कि ये प्राकृतिक आपदा कम से कम हो, लेकिन हम चुनौतियों को पार पाते हुए कोशिश हमारी ये है कि हम चाहे तिनके भर का सही, लेकिन हम जनता का सहारा बनकर काम करें। रेखा मैम, आपसे मेरा अंतिम सवाल है कि एक नारी की एक रिपोर्ट हुई है उसमें जिसमें महिलाओं को असुरक्षित को लेकर बात हुई, निजी सर्वे में आया है, लेकिन सरकारों ने और प्रशासन ने उसका खंडन किया है। आप किस तरीके से देखते हैं? आप तो इस प्रदेश के हैं और कैबिनेट मंत्री, विशेष रूप से महिलाएं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इसके बारे में संभवतः हमारे संगठन की ओर से जवाब आ चुका है कि ये रिपोर्ट किनके द्वारा बनाई गई, ये रिपोर्ट किनके द्वारा प्रकाशित की गई, ये रिपोर्ट पे कौन इसमें एक्ट कर रहा है, ये रिपोर्ट कितना ऑथेंटिक है, इस सब बातों पे बात हो चुकी है। तो मुझे लगता है जनता गुमराह नहीं होती है। एक केवल राजनीति करने के दृष्टिकोण से आप एक अपनी ओर से रिपोर्ट बनाएं और उसके आधार पर आप मनगढ़ंत कहानी रचे, मुझे लगता है कि जनता बहुत अच्छे से जानकार है और आने वाले समय में ऐसे लोगों को जनता सबक भी सिखाएगी। किन लोगों ने मतलब किया होगा ये सब चीज़? देखिए, स्वाभाविक रूप से जो जिस प्रकार से अभी जिन्होंने चाहे 2022 के चुनाव में मात खाई, जिन्होंने 2024 के चुनाव में लोकसभा में मात खाई, जिन्होंने पंचायतों में मात खाई, वो बिलबिलाए हुए हैं, उनके पास में कुछ कहने के लिए नहीं है और इसी प्रकार से अनर्गल बयानबाजी करते हुए वो सुर्खियों में रहना चाहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से हम महिलाओं के सम्मान के लिए तमाम ऐसे कार्य कर रहे हैं, सकारात्मक कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष है वो अपने एजेंडे के तहत सरकार को बदनाम करना चाह रहा है, राज्य को बदनाम करना चाह रहा है। उनकी पोल खुल चुकी है। कैमरा पर्सन हर्ष सुनियाल के साथ थे त्यागी, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो खबरें लगातार जारी रहेगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की और। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस ने उत्तराखंड में भी वोट चोरी का आरोप लगाया है। आपको बताते चले कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा के साथ साथ एआईसीसी के सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल ने बताया कि मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान के तहत 3 सदस्यीय समिति ने रिपोर्ट सौंपी है और जिसमें कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी के आरोप है। कांग्रेस ने 4000 आरटीआई के दाखिल कर वोट काटने की जानकारी मांगी, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। तो वहीं सप्पल का इस मौके पर कहना था कि अब वे इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे और जहां कांग्रेस का कहना है कि वोट काटने वाले लोगों को उचित सुनवाई का मौका नहीं दिया गया और अब बीजेपी पर चुनाव में फर्जी वोटर जोड़ने व वोट को काटने का आरोप भी लगाया गया है। तो जहां करण माहरा ने कहा कि केदारनाथ उपचुनाव में हुई अनियमितताओं का खुलासा भी जल्द ही करने का आश्वासन दिया है। आज आप सबके सामने ये तमाम कागज उन आरटीआई की कॉपी है सूचना के अधिकार के अंदर, जो करीब 2500 वोटर्स ने चुनाव आयोग को जमा की थी कि उनका वोट उनके जीते जी कट कैसे गया। उन्होंने ये जानकारी चुनाव आयोग से मांगी थी कि उनका वोट काटने की सिफारिश किसने की, उसका नाम बताया जाए। और चुनाव आयोग का जो नियम कहता है, जो चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में भी बार बार बोला कि हर वोटर का नाम काटने से पहले वो वोटर को एक स्पीड पोस्ट भेजते हैं और फिर वोटर को सुनवाई का मौका देते हैं एसडीएम के सामने। तो इन्होंने पूछा है लोगों ने कि हमको कब स्पीड पोस्ट मिला, कब हमको बुलाया गया हमारी बात जानने के लिए। दुखद बात यह है कि ये तमाम आरटीआई होने के बाद चुनाव आयोग ने अभी तक कोई रिप्लाई संतोषजनक नहीं दिया। केवल 136 एप्लीकेशंस का जवाब दिया और उसमें भी ये नहीं बताया कि किसने वोट काटने की बात की, किसने वोट जो स्पीड पोस्ट है वो चुराया, बीएलओ की रिपोर्ट कहाँ गई, ये इस बारे में कोई बात नहीं कही। केवल ये बोला कि हमारी एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया आपके सामने है, ये समरी रिवीजन की प्रक्रिया, कैंप की प्रक्रिया। तो चुनाव आयोग लगातार इस देश में भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चलकर वोटर का अधिकार बचाने में असमर्थ रह रहा है और वोट की चोरी लगातार हो रही है। राहुल गांधी जी ने पूरे देश के सामने बेंगलोर सेंट्रल का उदाहरण पेश किया था, पूरे देश के सामने ये दिखाया कि किस तरह से वोटों को चुराकर मोदी सरकार बनी है, किस तरह से बिहार के अंदर वोटों की चोरी हो रही है और किस तरह से उत्तराखंड के अंदर पिछली बार का चुनाव
कांग्रेस पार्टी से। खबरों में आगे बढ़ते हुए विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी में कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। आपको बताते चले कि संगठन के सृजन अभियान के तहत पार्टी महानगर और जिला अध्यक्षों की नई टीम तैयार करने में जुट गई है। तो वहीं इसी कड़ी में हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में आज महानगर अध्यक्ष के चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और जिसमें हरियाणा के पूर्व कैबिनेट के मंत्री और पर्यवेक्षक अजय सिंह यादव ने भी शिरकत की। तो वहीं बताते चले कि बैठक के दौरान कई वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श कर महानगर अध्यक्ष पद के लिए आवेदन लिए गए हैं। तो वहीं पर्यवेक्षक अजय सिंह यादव ने साफ किया है कि इस बार किसी भी गुट विशेष का नहीं बल्कि पूरे संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाला नेता ही महानगर या जिला अध्यक्ष बनेगा। हल्द्वानी से शुरू हुआ यह अभियान जल्द ही अन्य जिलों में भी सक्रिय होगा। तो वहीं अब देखना यह होगा कि कांग्रेस की यह रणनीति 2027 के चुनाव में कितना असरदार साबित होती है। जिला पंचायत नैनीताल के अंदर इन्होंने शहराम उठा के ले गए, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वहां पर और बाकी लोग वहां पर, उनकी मौजूदगी में, और फिर हाई कोर्ट की शरण में जाना पड़ा। यानी ये तो अगर ये काम जो है एक जिंदा व्यक्ति को उठा के ले जा रहे हैं तो वोट चोरी तो चांद पर जो है मैसेज चला जाता है। ये छोटी सी मशीन है, क्या इसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता? क्यों नहीं ये बैलेट पेपर से कराते? हमने मांग रखी कि बैलेट पेपर से आप इलेक्शन कराओ, नहीं कराते बैलेट पेपर से। अमेरिका के अंदर बैलेट पेपर से होता है, जापान में बैलेट पेपर होता है, जहाँ से ये मशीन बन के आई है। बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं कि इतने बड़े नेता, हमारे देश के इतने बड़े नेता कैप्टन यादव साहब, जो ओबीसी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, 3 टर्म उनके पिताजी विधायक रहे, 6 टर्म वो स्वयं मंत्री और विधायक CLP रहे, और उनके बेटे चिरंजीवी भाई। खबरों में आगे बढ़ते अब खबर हरिद्वार से है, जहां जमीयत उलमाए हिंद उत्तराखंड ने पंजाब में आई विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए 50 लाख रुपए की राहत सामग्री भेजने का निर्णय लिया है। आपको बताते चले कि मदरसा रारुल उल्म आसादिया इक्कड़ हरिद्वार में हुई प्रदेश की कार्यकारिणी बैठक में मौलाना शराफत अली कासमी ने यह बताया कि नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में जिला स्तर पर टीमें बनाई गई हैं और जो अपने अपने क्षेत्रों में इमदाद जुटाकर पंजाब भेजेगी। तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने यह भी कहा कि जमीयत हमेशा मुश्किल वक्त में देशवासियों के साथ खड़ी रही है और पंजाब की बाढ़ ने हजारों परिवारों को बेघर कर दिया है, पशुधन नष्ट हो गया है और खाद्यान्न के साथ साथ दवाइयों जैसी आवश्यक वस्तुएं भी इनकी लगातार भारी कमी पड़ रही है और ऐसे समय में पीड़ितों को राहत पहुंचाना इंसानियत का फर्ज है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।